वाक्य इस करो स्टार्ट मोल कंसेप्ट से, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोल कंसेप्ट से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सर आपको पता है कि एटॉमिक मास पता है ना, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इन चीज़न का डिफरेंशिएशन आसन पाई कि कित कट मोलर मास क्या गो अच्छे बासान मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ये सारी चीज़ें अलग है, ठीक है ना। मोलर मास एटॉमिक मास ये सारी चीज़ अलग। आपके पास यहाँ पे एटॉमिक मास इट इज अ मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? एटॉमिक मास का यूनिट शाबाश AMU, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU वो भी आ जाएगा। मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल, सीखेंगे अभी। अब ध्यान रख लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, आप बोलेंगे 16 AMU। नाइट्रोजन का कितना सर? 14 AMU, है ना। हाइड्रोजन का कितना है सर? इट इज 1 AMU, ठीक। इस तरह क्लोरीन का कितना है सर? 35.5 AMU, ठीक। इसी तरह अगर आपसे मैं कह दूं आयरन का कितना आ जाएगा? 56 AMU। इसी तरह आपसे मैं कह दूं सिल्वर का कितना आ जाएगा? 108। अच्छा इसी तरह मैं आपसे कह दूं फॉस्फोरस का कितना आएगा? 30 AMU, ठीक है। एक्चुअली 31 होता है, तो इसी तरह आपके पास 31 लेना आप, ठीक है, 31। इसी तरह पोटेशियम का कितना होता है? 39। कैल्शियम का कितना होता है? 40। आर्गॉन का कितना होता है? 40, ठीक है। अच्छा और कोई? सोडियम का कितना होता है? 23। शाबाश। और कोई? मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। एल्युमिनियम का कितना होता है सर? 27। ये गिवन होते हैं यूजुअली, मगर इन बेसिक चीज इनके बारे में पता होनी चाहिए। मुझे ये नहीं बोलना है, हमें जाना है मोल कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। देखिए मोल कंसेप्ट को कैसे स्टार्ट हम करेंगे, ध्यान से पूर। देखिए पहले आया डाल्टन, ठीक है ना, आपको पता होगी। डाल्टन ने अपनी थियरी दी थी, उसको क्या नाम था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसने बोला मैटर जो भी हमारे पास है बुनियादी एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो बुनियादी पार्टिकल जो हमारे पास है उनको क्या कहते हैं? एटम्स। Dalton came, he gave his famous theory, Dalton's atomic theory, which provides us the structure of matter, न कि एटम, मैटर का स्ट्रक्चर उसने दिया। उसने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, दोज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, ठीक है ना। तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए थी मैटर क्या होता है, समझा मैटर। मैटर के बाद किससे बना है? बुनियादी पार्टिकल समझा, वो डाल्टन ने बता दिया, वो एटम से बने। फिर उसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस एटम का वजन कितना है, ठीक है। फिर हमने किया कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि देखिए एटम बहुत छोटा है। आपको पता है कितना छोटा है? यू कैन इमेजिन, अगर आपके पास ये एटम है ना और इसके अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। आपके पास एटम का साइज, रेडियस ऑफ अगर एटम देखा जाए इट इज अप टू द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर, जो कि लगभग 1 एंगस्ट्रॉन। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इट्स अप टू द ऑर्डर 10⁻15 मीटर, ठीक है। बहुत छोटा होता है। सी 1/1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ हिस्से करो 1 मीटर को, ये जो छोटा हिस्सा बचेगा वो आपके पास रेडियस ऑफ एटम आ जाएगा। बहुत ही छोटा है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन अनटिल अभी तक किसी ने एटम को नहीं देखा है। आप नहीं देख सकते, आपने जस्ट डिटेक्ट किया। जो भी आप देखते हो ना वो मंस तुषूषण वीडियोस या आप देखते हो एनिमेशन टाइप के वो वीडियोस बना के होते हैं वहाँ पे, तुम सारी चीज़ आसान बने, वो ग्राफिक्स करके डाले होते। एक्चुअल उनकी पिक्चर वैसी नहीं होती, हम प्रिडिक्ट करते हो एटम ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हमने जस्ट प्रिडिक्ट अभी तक किया है, ठीक है। अब इसका साइज बहुत छोटा है तो इसका वजन भी क्या होगा? बहुत ही कम। तभी उसके लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट वी टेक एज एटॉमिक मास यूनिट। और आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बहुत ही छोटा होता है ना। तब वशु
हाइड्रोजन का 1 AMU है, मतलब 1.66 × 10⁻24 ग्राम। 10⁻24 कितना होता है? 1.66 डिवाइडेड 1 और कितने जीरोस? 24 जीरोस। ये कुछ अल्लाह कोटी। सो हम इसको नहीं वेइंग बैलेंस से मेजर कर सकते। व्हाट वी कैन टेक, हमने क्या किया, फिर हमने बोला ये जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है इनके एटम्स होके इन्हीं में से किसी एक को चूज करो, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। और फिर रेफरेंस के लिए हमने बहुत सारे एटम्स लिए थे। पहले हाइड्रोजन लिया था जो कि लाइटेस्ट एटम है, फिर क्लोरीन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, लेकिन इनको रेफरेंस लेके मेजॉरिटी ऑफ द एटम जितने भी थे ना उनके आपके पास एटॉमिक मास आए फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन को याद रखना बहुत मुश्किल है। फिर एट द एंड किसकी बारी आई? कार्बन की। फिर हमने कार्बन को एज लिया रेफरेंस, और वो भी कार्बन का कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप यू नो, पता होगी। आइसोटोप्स आर द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कार्बन के 2 आइसोटोप्स है ना, एक 12 मास वाला, एक 14। इसकी एबंडेंस बहुत ज्यादा है, रिलेटिव एबंडेंस, मतलब ज्यादातर पाया कौन जाता है? कार्बन 12 वाला। कार्बन 14 वाला रेयरली पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो कार्बन 14 वाला है ये बहुत कम पाया जाता है, ये ज्यादातर पाया जाता है, तभी हमने इस एटम को लिया। फिर क्या बोला हमने बोला इन्हीं में से किसी को चूज करो। हाउ हेवियर और लाइटर इज दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ दैट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये कितना भारी है, या आपके पास किसी भी एलिमेंट का, सपोज ऑक्सीजन का एटम इधर से लो, इधर से आपके पास कार्बन एक एटम, इसके हिसाब से लाइटर कितना है या हेवियर कितना है, तो इसका जो एटॉमिक मास बनेगा रिलेटिवली कार्बन के हिसाब से, तभी इस एटॉमिक मास को क्या कहते हैं हम? रिलेटिव एटॉमिक मास। जितने भी एटॉमिक मास है ये सारे कौन से हैं? दीज आर ऑल रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है, दो फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा, लेकिन किसी के फिर बहुत सारे क्या थे? आइसोटोप्स। किसी के बहुत सारे आइसोटोप। कार्बन के कितने? 2, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के कितने? 3। इसी तरह आपके पास है क्लोरीन के, जिस तरह एक है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक का मास है 35, दूसरे का मास है 37। ध्यान थे जो आप क्या करेंगे, वहां पे तो 2 क्लोरीन नहीं लिखे हैं ना पीरियोडिक टेबल पे, मत ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप तो नहीं लिखे, वहां जस्ट हाइड्रोजन लिखा है, कोई आइसोटोप नहीं मेंशन करके है। अच्छा समझ रहा, वहां नहीं लिखा है प्रोटियम, फिर डिट्रियम, फिर ट्रीटियम, ना। वहां नहीं लिखा है क्लोरीन का पहला 17 वाला, फिर 35 मास वाला, 37 मास वाला, नहीं लिख के। वहां पे क्या करके ये जो एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है ये है 75%, ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 25%। जब किसी भी एटम के या एक एलिमेंट के एटम्स का, जब कोई भी एलिमेंट है ना ये बहुत सारे आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, फिर इन सब का एटॉमिक मास हम एवरेज में लेते हैं। उस एटॉमिक मास को हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तभी जो क्लोरीन का आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे, सर क्या सर? क्लोरीन का मैंने कहीं पे लिखा, हाँ ये 35.5, ये कौन सा एटॉमिक मास इसका है? एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है ना। क्या चीज नहीं आया समझ? ये तो सिंपल चीज है, क्या चीज नहीं आई समझ? परसों से यही पढ़ रहे थे ना उनके साथ आप, वही यही चीज तो आप पढ़ रहे थे। देखिए मैंने क्या बोला, मैटर जो है ना, मैटर बना है बुनियादी छोटे छोटे पार्टिकल से। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब मसला ये था, उसके बाद मैटर तो समझ आया किससे बना है, अब एटम का वजन कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन एटम बहुत छोटा है, तो इसका वजन डायरेक्टली वेइंग बैलेंस पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एटम का जो वजन होता है ना, इसके लिए छोटा यूनिट लेते हैं हम, वो क्या है? AMU। और एक AMU देखिए ना, केजीज में देखो कितना है? 1.66 × 10⁻27 kg, बहुत ही छोटा। मतलब आपको 1.66 को डिवाइड करना है, एक और कितने जीरोस? 27। ये कुछ लाखुड वाइन वायरिया लाखुड, तो आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते। अब हमने क्या कहा, जितने भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ना एलिमेंट्स, इन्हीं में से किसी एक को चूज कर दो, ठीक है ना। इसी एक को चूज, फिर इनका मास देखो उसके हिसाब से कितना है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, हाफ टाइम, जो भी आपके पास होगा वहां पे। फिर चूज किया गया हमने किसको? कार्बन। अब कार्बन के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उनका एटॉमिक मास जो कैलकुलेट करते हैं, इस एटॉमिक मास को क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह ऑक्सीजन का क्या है? 16 AMU। इट मींस इट इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जिस तरह नाइट्रोजन का है 14 AMU, जिस तरह हाइड्रोजन का है 1 AMU। ये विद रिस्पेक्ट सारनी हो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप मतलब क्या गो? कार्बन ज आइसोटोप
आपके पास एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। एक का मास है 12 AMU, दूसरे का कितना है 14। मगर ज़्यादातर जो एबंडेंस है ना परसेंटेज, वो किसकी है? कार्बन 12, कार्बन 14 की कम। तो हम इसी के हिसाब से देखेंगे। फिर हमारे पास सपोज अगर क्लोरीन का देखा जाएगा, अब क्लोरीन का कौन सा वजन लोगे पीरियोडिक टेबल पे? कौन सा, क्या ये वाला क्लोरीन है कि ये वाला क्लोरीन है? जब आइसोटोप की बात आ जाए तब हम इनका एवरेज देखते हैं। क्या देखते हैं? ये एवरेज कैसे देखा जाता है? परसेंटेज के हिसाब से। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट समझा रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो एटॉमिक मास आएगा, ये कौन सा आएगा? एवरेज एटॉमिक मास। ये भी होगा कार्बन 12, क्योंकि इसका भी कार्बन 12 के हिसाब से कार्बन 12, एवरेज भी कार्बन 12 है। तो यहां पे जो क्लोरीन का लिखा है ना वजन, ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इसका आएगा रिलेटिव टू कार्बन, ठीक है। फिर सिमिलरली मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। कैसे? सपोज अगर मैं H2O का बोलूं, क्या लिखोगे? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो कितना आता है? 18 AMU, है ना। तो ऐड करके आप ऐसे निकाल, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नोइंग एटॉमिक मास यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। पूर्व पर थे ध्यान। नाउ द थिंग इज, अभी हमें पता चला एटम का वजन। द नेक्स्ट कंसेप्ट वाज हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। एक पर्टिकुलर सैंपल अगर मेरे पास होगा, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? सपोज ये कोई सैंपल है, इस सैंपल में मुझे बता नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n। सपोज ये अगर एटम से बना है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? बुनियादी कंस्टिट्यूएंट चीज। किससे बना है? दीवार किससे बनी है? ब्रिक्स से, ठीक है। नीचे जाओगे, ये किससे बना है? मतलब दीवार किससे बने? अगर हम कहेंगे कंस्टिट्यूएंट चीज, जो बुनियादी चीज है जो खुद को रिपीट करेगा, वो कौन सा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स खुद किससे बने हैं? छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल से, आप बता सकते हैं। इन द सेम वे हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज किससे बनी है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। सपोज एलिमेंट किससे बना होता है? एलिमेंट का बुनियादी पार्टिकल कौन सा है? एटम। एक अच्छा समझता रहा। इसी तरह मॉलिक्यूल का बुनियादी, कंपाउंड का कौन सा बुनियादी है? दैट इज मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन सा है सर? दैट इज मॉलिक्यूल। अच्छा, इसी तरह अगर आयनिक होगा, अगर इसी में आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, जिस तरह NaCl है, वो किससे बना होता है? आयंस, कहते हैं ना। जिस तरह सोडियम क्लोराइड Na+Cl नेगेटिव। अच्छा, कोई और आपके पास है, सबसे मैं बताऊंगा इसमें कितने पार्टिकल्स है, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये 3 तो हमें पता है। मैं बताऊंगा सपोज आपके पास, बताओ पार्टिकल के माने यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। पार्टिकल के माने मान लीजिए प्रोटॉन, मान लीजिए इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। आपको बात आ रही समझ? अगर आपके पास ये सैंपल मैंने लिया, लेट सपोज कार्बन का, बता इस कार्बन की इस सैंपल में सपोज 200 ग्राम लिया, इस 200 ग्राम में आपके पास बता दो कार्बन के कितने एटम्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का लिया, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का लिया, किसी का भी जो भी लिया ना, बता बुनियादी पार्टिकल्स कितने हैं। एंड फॉर दैट ए कंसेप्ट केम दैट वाज गिवन बाय एमिडो एवोगाड्रो। एमिडो एवोगाड्रो, और उसी ने दिया वो कंसेप्ट कौन सा? दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट was for what reason? It was used to calculate the number of constituent particles। कितने constituent particle है एक given sample में, ठीक है। अब इसने क्या बताया, ध्यान रख लीजिए। इसने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सबस्टेंस। अब सबस्टेंस वहां पे एलिमेंट, उसमें होंगे सेम नंबर ऑफ एटम्स, और इसी तरह इसने बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, उसमें होंगे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जनरल में क्या लिखेंगे? 1 ग्राम पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस, उसमें होंगे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये समझो, मैं समझा देता हूं। देखो सपोज ये है ऑक्सीजन, सपोज ये आपके पास कार्बन, सपोज ये आपके पास है नाइट्रोजन। ध्यान रखे जो पूर्व पर, इन तीनों सैंपल्स का मैं लूंगा 1 ग्राम एटम, और पता ये चला इसमें जो पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल, वो क्या हो गए सर? सेम। ये वही मैं समझा रहा था। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट,
ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन, किसी का भी लो, इसका 1 ग्राम एटम्स का 1 ग्राम, इसके एटम्स का 1 ग्राम, वजन 1 ग्राम ऑफ एटम, इन सब में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा जाए वो क्या हो गया सर, सेम। इस तरह कंपाउंड लो, कोई कंपाउंड में अगर देखा जाएगा वो नंबर ऑफ जो आपके पास मॉलिक्यूल्स वो क्या हो गए, सेम, क्योंकि कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट किससे बना होता है, एटम्स। अब जनरल में क्या लिया, 1 ग्राम पार्टिकल किसी भी सबस्टेंस का, सपोज ए, सपोज बी, सपोज सी, इन तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएंगे सर, सेम ही आने वाले। अब वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि सेम है इस केस में, इस केस में, इस केस में, दैट इज 1 मोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट यू कॉल्ड एज 1 मोल। और हाउ मच इज दैट, इट्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कितना होता है वो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल, आपने बता दिया मोल इज द यूनिट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इट्स इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर, रिमेंबर दैट 6.022 इंटू 10⁻23, इतना वैल्यू है एक एवोगैड्रो का, ठीक है ना। और ये नंबर आपके पास 1 मोल के बराबर होता है। सो अगर मैं कह दूं आपके पास 1 मोल ऑफ एटम्स, तो कितने एटम्स हो गए, इतने एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ आपके पास यहाँ पे CO2, तो कितना होगा आपके पास 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ बुक्स, इतने बुक्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इतने वो चीजें आपके पास होगी। ब्रिक्स जमा करनी है 1 मोल, तो कितनी ब्रिक्स जमा करनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2, ऑब्वियसली 2 मोल्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मोल्स है मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मोल्स है मल्टीप्लाई बाय 100, 0.1 मोल है मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो यूनिटरी मेथड पे आपको 1 मोल का वैल्यू पता होनी चाहिए। ये 1 मोल का वैल्यू कितना है। अब 1 मोल एक्चुअली आपके पास इसके बराबर क्यों होता है वो भी देख सकते हैं। आपको इतना याद रखना, मैं सिखाऊंगा क्यों इसी के बराबर है, ध्यान रख लीजिएगा। 1 मोल की डेफिनेशन ये नहीं है 1 मोल किसके बराबर है, यही है 1 मोल इसके बराबर होता है, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या है, याद रख लीजिएगा। 1 मोल पूछा गया था आपके पास एसर्शन और रीजन में, आपके पास पूछा गया था सवाल, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एज मेनी, उसमें उतने पार्टिकल्स हो गए एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझिए, अगर कार्बन 12 आइसोटोप, अभी समझाया ना, कार्बन 12 आइसो, इसके कितने ग्राम्स लूंगा, 12 ग्राम। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, जितने वो एटम्स निकलेंगे ना उतने ही किसी भी 1 मोल में नंबर ऑफ क्या होते हैं, पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल उतना वैल्यू रखता है पार्टिकल्स का, ये उतना नंबर है जितने एटम्स हो गए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में। देखेंगे कार्बन 12 आइसोटोप, बता एक एटम कार्बन का कितना है वजन रखता है, बोलो कितना होता है। अरे अभी देखा ना 12, या कार्बन को था वजन 12, मैंने लिखा ना कार्बन 12 आइसोटोप, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये एक एटम का वजन है। अब मुझे पता नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ इट, इसके 12 ग्राम में कितने हो गए जरा बताओ। अरे सिंपल है ना, एक एटम का वजन मुझे पता है, पूरे सैंपल का वजन है 12 ग्राम, तो कितने एटम्स हो गए, कितना वजन है डिवाइडेड बाय एक एटम का वजन 12 AMU है ना, ये समझा तरह, ठीक है। अच्छा ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 ग्राम्स डिवाइड बाय 12, एक AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24, वो केजीज में, ठीक है ना। ग्राम्स में अगर रखा जाएगा ऐसे, ग्राम 12 1/1.66 या था 0.6022 इंटू ये जाएगा ऊपर क्या बनेगा 10⁻+24, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻20, वही नंबर आपके पास है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। क्या बताया 1 मोल, ध्यान रखो, उसी डेफिनेशन को रिलेट। 1 मोल किसी भी सबस्टेंस में उतने पार्टिकल्स हो गए
जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स आपके पास हो गए। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मैंने देखिए कितने एटम्स है, वो कितने हैं, इतने। तो किसी भी एक सबस्टेंस के एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, और उसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोल, और उस नंबर को क्या कहते हैं हम, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, जरा बताओ फिर 1 मोल ऑफ कार्बन कितने एटम्स हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स। जरा बताओ फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम्स हो गए, इतने एटम्स, है ना सर। अच्छा जरा बताओ 1 मोल ऑफ O2 क्या हो गए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑक्सीजन गैस किससे बना है, अच्छा अगर ऐसे लिखो 1 मोल ऑफ CO2 गैस, इसमें क्या आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल का वैल्यू तो इतना ही। अच्छा अगर इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना होगा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 2, उतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा 1 मोल ऑफ CO2 इतने मॉलिक्यूल्स है, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बता एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 2 और 1 3, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 3 इंटू Na एटम्स। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1 मोल ऑफ CO2 Na एटम्स है, क्यों, क्योंकि वो किससे बना है, मॉलिक्यूल। फिर देखना एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। जरा बताओ 1 मोल ऑफ बुक्स कितना होगा, इतने बुक्स, है ना। 1 मोल ऑफ पार्टिकल यहां बुक्स है, तो आप बोलोगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ बुक्स को जमा कर दो, इतने बुक्स का जो स्टैक बनेगा दैट विल बी 1 मोल। ठीक है, आवा समझ, क्लियर है, तो थैंक यू आज। हाँ।